Friends, today we are going to start session 3 of unit 1, that is computer fundamentals, or in part B, and the topic is computer fundamentals. तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आज क्या कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपका टॉपिक आज कंप्यूटर सिस्टम और इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स वगैरह के सब चीज़ हम जानेंगे। बेसिक थोड़ा बेसिक है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई परेशानी नहीं है। आई थिंक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इनपुट यूनिट क्या होती है, कौन कौन सी आपकी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं या आपकी इनपुट डिवाइस इन यूनिट के अंडर आती हैं, और इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस हैं। ओके, सो आई विल रीड द पैराग्राफ एंड आई विल एक्सप्लेन यू द टर्म्स। ओके, फर्स्ट आपका है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम इज प्रोग्रामेबल मशीन डिजाइन टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल रिजल्ट्स इन डिजायर्ड फॉर्मेट। ठीक, जैसा वो डेफिनेशन में दिया कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, प्रोग्रामेबल मशीन होती है। मतलब प्रोग्रामिंग आपका एक प्रोग्रामेबल मशीन है, मतलब कुछ किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, एक या ज़्यादा हो सकती है, और आप उस मशीन को अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं या इस तरह से डिज़ाइन की गई कि वो परफॉर्म करती है आपके लिए अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर आपके क्या बाइनरी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर इंसान मतलब ह्यूमन लैंग्वेज तो समझता नहीं है। वो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, चाहे वो प्लस माइनस हो या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं, तो वो सब आपका 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। या लॉजिकल ऑपरेशन है, जिसको चेक करना है कि 3 > 5 ट्रू है या फॉल्स है, तो 3 > 5 यानी कि फॉल्स आना चाहिए आपका, या 5 > 2 तो ये आपका ट्रू होना चाहिए, जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। तो हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम इस तरह का आप ऑपरेशन प्रोड्यूस करें, मतलब मीनिंगफुल रिजल्ट देंगे इन डिजायर्ड फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट भी आप चाहते हैं। और बेसिक सी डेफिनेशन है, हालांकि कंप्यूटर सिस्टम की बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं, फिलहाल अभी आपकी बुक में ये है, तो इसी को हम समझेंगे और जानेंगे, और इसी को हमको लिखना रहेगा। Let's understand this in definition. In a computer system, both software and hardware complementary to each other. तो देखिए, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में बहुत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ज़रूरी होते हैं। यानी एक है और दूसरा नहीं तो भी कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर नहीं तो भी कोई फ़ायदा नहीं, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं तो भी आपका वो सिस्टम किसी काम का नहीं। दोनों ही चाहिए, दोनों ही मिलकर आपका कंप्यूटर सिस्टम बनाएंगे। इट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द यूज़र टू गेट डिजायर्ड टास्क डन थ्रू द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, आपका जो डिजायर्ड टास्क है, जो आपकी कैलकुलेशन है, या MS वर्ड पे आप कोई काम कर रहे हैं, और भी या पावर पॉइंट पे या एक्सेल वगैरह पे, या कुछ टेबुलर फॉर्म में डेटा में आप कुछ काम करनी है, आपके स्टूडेंट्स का लिस्ट बनानी है कि आपके स्टूडेंट्स में क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी डिटेल वगैरह आपको फिल करनी, तो MS एक्सेल में जनरली किया जाता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, आप MS एक्सेल में करते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को भी कौन चला रहा होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सब फिर आप प्रिंट ले लेते हैं, तो प्रिंट के लिए क्या चाहिए? इनको हार्डवेयर चाहिए होता है, आपका प्रिंटर। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले हो रही थी किसी हार्डवेयर पे हो रही होती है, आपका लैपटॉप हो सकता है, या आपको कोई LED स्क्रीन हो सकती है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर इज यूजलेस इन एब्सेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर भी आपका यूजलेस होता है अगर सॉफ्टवेयर नहीं है उसके अंदर, तो एक तरीके से वो डब्बा हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ सेवरल प्रोग्राम दैट कोलैबोरेट टुगेदर टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ सर्विसेज टू द यूजर। तो देखिए, जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है कि कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे उन्होंने दिखाया कि सॉफ्टवेयर मतलब कि तरह आपका कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल प्रोग्राम्स का। यानी कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या जो एक दूसरे से मिलके आपका क्या करते हैं, आपको एक सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका MS ऑफिस के अंदर बहुत सारे उसके MS ऑफिस के आपका पैकेज है, उसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, आपका पावर पॉइंट है। हालांकि हर टूल का अपना एक, या हर सॉफ्टवेयर का अपना एक खास स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, हालांकि आप पावर पॉइंट है या आपका वर्ड है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें मिलकर क्या आपको एक डिजायर्ड आउटपुट देती हैं, जो आप चाह रहे होती हैं, सर्विस देते हैं। For example, a designing software is a set of programs that allow the user to create images, modify and manipulate them in different ways with various effects, and finally publish them or print them as may be requirement. तो आपका कोई इमेज का सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आपको इमेज क्रिएट करनी है या मॉडिफाइड करना है, जैसे कोरल ड्रा है आजकल, या एडोब वगैरह भी कुछ टूल्स आते हैं उसमें, तो वहाँ पर इमेज क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें जो उनका कलर है या उनका जो फ़ॉन्ट वगैरह आपको कुछ अगर एडिट करना है तो वो सब चीज़ आप कर सकते हैं, जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है, नीड है।
Each program that constitutes the software is a set of logically arranged instructions for the computer to get a task done. वही चीज़ है, आपका प्रोग्राम क्या होता है, मतलब एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे आपका एक प्रोग्राम है, ये इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, ठीक है। तो और ये सब इंस्ट्रक्शन मिलकर क्या बनती है, आपकी प्रोग्राम बनाती हैं। जब इंस्ट्रक्शन जब आपकी सही एग्जीक्यूट होती है, यानी इनमें कोई एरर नहीं होती है, तो ये आपका प्रोग्राम सही चलता है, एरर नहीं देता है। सॉरी, ओके, आगे चलते हैं। प्रोग्राम्स टेक यूजर इनपुट एंड प्रोसेस इट एज पर द इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटपुट। देखिए, हर प्रोग्राम अपनी फंक्शनिंग के लिए, अपनी वर्किंग के लिए कुछ इनपुट आपसे लेता है। सपोज आपका कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, या कोई आप गेम खेल रहे होते हैं, तो आपको उसमें कुछ इनपुट देना होता है कि आप कौन सी बॉल चूज़ करना चाहते हैं। आप कोई सा भी गेम ले सकते हैं, या कोई भी, आजकल तो हंड्रेड्स ऑफ गेम अवेलेबल हैं इंटरनेट पे या आपके स्मार्टफोन में। तो जनरली आपको ये मान लीजिए, कोई मुझे तो ध्यान नहीं भी, क्योंकि मैं जनरली गेम तो नहीं खेलता हूँ। या जैसे आप कोई कार बाइक या रेसिंग वाली गेम खेलते हैं, तो उसमें कार सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, यानी कि आप इनपुट दे रहे हैं कि मेरे को ये वाली कार चाहिए या ये वाली बाइक में गेम में यूज़ करूँगा, इस तरह की चीज़। ओके, फिर उसी के हिसाब से फिर आपका प्लेयर आ जाता है बाइक पे, फिर आप आगे इनपुट देने लगते हैं अपने जॉयस्टिक या अपने स्मार्टफोन में, अपनी कीज से या फिर अपने फिंगर्स वगैरह से। ओके, तो आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा इनपुट क्या होता है, या जब आप इनपुट देते हैं तो उस पर आपका जो सॉफ्टवेयर है कैसे उस पर उसको यूज़ करता है, उसको चलाता है, उसको रेक्ट करता है। As per the instruction to produce desired output, for instance, in an image processing software, one program may need the user to input values for brightness and contrast to be applied on the image or in a database management software. तो आपको इमेज का सॉफ्टवेयर आपको इनपुट देना होता है, ब्राइटनेस कितनी चाहिए आपका पिक्सल वगैरह में, कंट्रास्ट, ये सब चीज़ें होती हैं अगर जब आप इमेज वगैरह में अगर आप कभी एडिट वगैरह करेंगे, ठीक है। द प्रोग्राम टू जनरेट a report might need the user to input the start and end date for the report. ये सब चीज़ें हैं। Let's consider another scenario where user has created a document in a word processing software and clicks on print option in the menu of the software. तो ठीक है, आपने कोई MS वर्ड में डॉक्यूमेंट कुछ कोई रिपोर्ट क्रिएट किया, कोई भी आपका या एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, आप कंट्रोल P दबा देते हैं, आपका क्या एक मेनू ओपन होकर आती है, ठीक है। द प्रोग्राम इन द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग सेंड्स दिस रिक्वेस्ट टू अनदर सॉफ्टवेयर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम which displays a print dialog box to take user input like number of copies to print, which pages to print, colored black, colored करने हैं या और black white print and white print, which printer to send the printing job. तो आपने कोई MS Word डॉक्यूमेंट ओपन किया, आपने कुछ काम कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं MS Word में, आपने क्या किया, तो एक कंट्रोल P कमांड देते हैं, तो आपका क्या होता है, कंट्रोल एक क्लिक से आपको चलाता, जो आपका कंट्रोल था कर्सर या जो कमांड चली जाती है किसके बाद, कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, वो एक मेनू डिस्प्ले कर देता है आपको कि आपको कितनी कॉपीज में आपको चाहिए, जो आपका करंट डॉक्यूमेंट है। आई थिंक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करके भी दिखाया है। तो वह सब चीज़ें कि 1 कॉपी चाहिए या 3 कॉपी चाहिए, उसकी सेटिंग वगैरह होती है, ठीक है, कि आपका किस तरह का साइज़ है, आपका A4 है, इसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट है, और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी उसमें, साइज़ A4 A3 इस तरह की चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं। When user submits the dialog box, the complete print job is sent to the designated printer. तो जब आप क्लिक कर देते हैं मेरे को 3 कॉपी चाहिए, तो वो आपका फिर आगे आपका कंट्रोल चला जाता है एक तरीके से, या आगे काम करना होता है प्रिंटर को। द प्रिंटेबल डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी across the motherboard through data instruction buses and finally through printer port to the printer. तो जब आपको जो भी डेटा प्रिंट करना होता है, अपने प्रिंट कमांड दी कंट्रोल P, फिर आपका डेटा क्या होता है, ट्रेवल करता है कंप्यूटर मेमोरी से, क्योंकि जो आप काम कर रहे थे वो किस में काम कर रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी में, यानी कि रैम में आपका डॉक्यूमेंट ओपन है, फिर वो मदरबोर्ड से ट्रेवल होता हुआ आपका इंस्ट्रक्शन बसेज एंड फाइनली आपका पहुंचता है प्रिंटर पर। प्रिंटर क्या करता है, फिर डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देता है। दिस एंटायर प्रोसेस इज कंट्रोल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पूरा प्रोसेस कौन कंट्रोल कर रहा होता है, आपका जब से आप कमांड देते हैं कंट्रोल P, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system is the main software typically designed to establish the communication between various hardware devices and software loaded on a computer system. देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा मेन होता है। या तो आपके पास कंट्रोल होता है जब आप अपना कोई काम कर रहे हैं, अगर आपके पास कंट्रोल नहीं तो कंट्रोल किसके पास होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ठीक है। कभी कभी होता है कि मतलब आपका सपोज सिस्टम हैंग हो गया या
प्रॉपरली काम नहीं करता उस टाइम जो कंट्रोल कौन ले लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास ले लेता है, यानी कि उसको वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि जो प्रॉब्लम हो रही है या उसको मैनेज करना चाहता है या उसको दूर करना चाहता है। ठीक है, ये कई बार आप क्या बोलना चाहिए कि जैसे कोई फाइल लोड कर रहे होते हैं, जैसे कोई हैवी फाइल है या आपकी गेम की फाइल होती है, जैसे कोई गेम हैवी होता है तो हम क्लिक करते हैं, थोड़ा सा कुछ टाइम ले लेता है 8-10 सेकंड, तो वहाँ कंट्रोल किसके पास होता है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है कि उसकी फाइल को लोड कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इन रैम यानी प्राइमरी मेमोरी में। तो ये बहुत मेन रोल प्ले करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तरीके से इसे बहुत समझ लीजिए, तो यही आपका पूरे सिस्टम को चलाता है। कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है बिटवीन वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेज इन सॉफ्टवेयर लोडेड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। एंटायर हार्डवेयर एंड ऑल अदर सॉफ्टवेयर फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मैंने बात की, जो भी आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किस ये जिनकी फंक्शन किसके अंडर में आती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। दैट्स व्हाई व्हेन यूजर स्विचेस ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट लोड्स इन द कंप्यूटर मेमोरी वेरी फास्ट। ओके, लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। ओके, बूटिंग हमने समझा था आई थिंक कुछ पहले के लेक्चर्स में। बूटिंग क्या होती है, आप सिस्टम को फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे होते हैं या रिस्टार्ट कर रहे हो, प्रोसेस आपका बूटिंग कहलाता है। कुछ पॉपुलर बूटिंग सिस्टम आपके क्या है, विंडोज 7 है, विंडो 10 है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आपके ये प्रोडक्ट हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं जिनके मालिक बिल गेट्स हैं। आपका लाइनक्स फ्री वर्जन है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ओपन सोर्स है, यानी कि ये फ्रीली अवेलेबल इंटरनेट पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैक एप्पल कंपनी का आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी मैकिंटॉश। स्मार्टफोन वगैरह के लिए आपका एंड्रॉयड है फ्रॉम गूगल। एंड्रॉयड का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना जो गूगल कंपनी का है। विंडोज ओएस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, iOS फ्रॉम एप्पल का आपका आईफोन है, या सॉरी है आपका आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, कंपोजिशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसकी कंपोजिशन की, यानी कि क्या क्या किन चीज़ों मिलकर बनता है कंप्यूटर सिस्टम। तो किसी कंप्यूटर सिस्टम में आपकी 3 मेन चीज़ें होती हैं, इसकी हम 3 यूनिट्स में उसको डिवाइड करते हैं, या 3 यूनिट से इसको मिला हम या मिलकर बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेकेंड है, एंड आउटपुट यूनिट। तो फर्स्ट जानते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट अलाउ द यूजर टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज कमांड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। देखिए इनपुट यूनिट क्या होती है, इसकी हेल्प से हम अपना डेटा आपका मतलब इनपुट करते हैं कि भाई मेरे को क्या करना है। कोई डॉक्यूमेंट आप प्रिंट टाइप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड की हेल्प से आप इनपुट दे रहे हैं, या आप कोई एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं, फर्स्ट पेज आपका आईडी पासवर्ड का मांगता है तो वहाँ क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक वही चीज़ आप इंस्ट्रक्शन देते हैं या अपना टाइप करते हैं आईडी या पासवर्ड, तो वो इंस्ट्रक्शन होती है, कमांड इस तरीके से। ठीक है, वो आगे आप ओके कर देते हैं, लॉगिन का बटन क्लिक कर देते हो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनपुट हो जाती है, इंस्ट्रक्शन आती है। ओके, इस पर द गिवन इंस्ट्रक्शन से CPU आपका परफॉर्म डिजायर्ड ऑपरेशन इन द गिवन डेटा एंड फाइनली आउटपुट यूनिट जनरेट्स मीनिंगफुल रिजल्ट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट फॉर द यूजर। तो आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप किया, कोई एप्लीकेशन आपकी, फिर आप उसको कंट्रोल P कमांड दे देते हैं, तो वो आपका डॉक्यूमेंट क्या होता है, प्रिंट हो जाता है किसी हार्डवेयर डिवाइस पर, लाइक प्रिंटर। ओके, फॉर इंस्टेंस इफ यू नीड टू कैलकुलेट मंथली अमाउंट टू बी पेड ऑन टोटल एनुअल इंटरेस्ट टू बी paid to the banks in 10 years against the loan you have taken, you have the following details। तो कुछ एक तरीके से ये कुछ एक डिटेल भी होने चाहते हैं, ये आपको ये काम करना है। कुछ लोन का अमाउंट है, सपोज इतना अमाउंट है, एनुअल इंटरेस्ट रेट और सॉरी एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट, जो आपका इंटरेस्ट बनेगा यानी कि ब्याज कितना बनेगा 10% के हिसाब से, जो आपका ये अमाउंट है जो रुपये है उसका 10% इतना हो जाएगा। यू ऑल्सो नीड टू इंस्ट्रक्शन टू टेल द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस द डेटा। आपको कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि इंस्ट्रक्शन किस सीक्वेंस में प्रोसेस होंगी, कौन सी पहले कौन सी बाद में। दीज इंस्ट्रक्शंस आर बेस्ड ऑन द फार्मूला टू कैलकुलेट मंथली इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये इंस्ट्रक्शन किस पे बेस होती है कि फार्मूले पे। ठीक है, ये फार्मूला होता है, सीक्वेंस में लगाते हैं। कहता है अरिथमेटिक ऑपरेशन इनपुट द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन द वैल्यूज इन द फार्मूला डेटा, द वैल्यूज इन द फार्मूला आर डेटा। बस ये चीज़ है। ठीक है, तो एरिथमेटिक ऑपरेशंस ओके वही चीज़ें हैं। आपको इंस्ट्रक्शन होती हैं, कुछ डेटा होता है, यहाँ क्या हमारा डेटा है जो आप डेटा देंगे, फार्मूला क्या हमारे तरीके इंस्ट्रक्शन होता है। ओके, आगे चलते हैं। तो इसमें कुछ आपका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडर का आपका ऑपरेशन रहेगा।
विल बी प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर सिस्टम थ्रू द इनपुट यूनिट। ये हम सब इनपुट यूनिट के थ्रू देंगे। इनपुट यूनिट क्या है आपकी, ये कीबोर्ड है, माउस है, आपका जॉयस्टिक है, माइक है, बारकोड रीडर है, ये सब कैमरा वगैरह है, वेब कैमरा, टच पैड है, टच स्क्रीन, आपका फिंगर वाली डिवाइसेस होती हैं जहाँ फिंगरप्रिंट वाली होती हैं। The processing unit of the computer system will perform these arithmetic operations, multiply, divide on the data values, and the output unit will present the result of the processed data। ठीक है, ये आपको इस तरह का आउटपुट आ जाएगा। आपका आउटपुट डिवाइस पे लाइक मॉनिटर, या फिर आप प्रिंट लेंगे तो आपका प्रिंटर पर आ जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड। तो हमारे कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल आपके कीबोर्ड है, जिसको हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो कीबोर्ड तो हमको चाहिए क्योंकि हमारा कीबोर्ड से बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। कुछ भी इनपुट करना है, आपको आईडी या पासवर्ड भी आपको टाइम मतलब इनपुट देना है या इंसर्ट आपको टाइप करना, तो कीबोर्ड ही चाहिए आपको। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवाइस मानी जाती है। फॉर टेक्स्ट इनपुट माउस ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस टू सेलेक्ट कमांड्स एंड परफॉर्म ऑपरेशन बाय ड्रैग एंड ड्रॉप और राइट क्लिक। स्कैनर्स हैं फॉर डिजिटल इनपुट, वेब कैमरा फॉर इमेज इनपुट और वीडियो इनपुट। तो ये सब चीज़ें हैं। वेब कैम के हेल्प से क्या कर सकते हैं आप, जनरली उसके लिए बातचीत के लिए आपका जैसे स्काइप या दूसरे एप्लीकेशन वगैरह में यूज़ किया जाता है। वेब कैमरा आपका लैपटॉप में अगर नहीं है, डेस्कटॉप में नहीं है, ठीक है, वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं वेब कैमरा। हालांकि लैपटॉप में ही बिल्ट आते हैं आजकल। ऑप्टिकल रीडर से टू स्कैन कोड्स ऑन चेक्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स, QR कोड रीडर टू स्कैन QR कोड्स प्रिंटेड ऑन वेरियस आइटम्स। तो आजकल QR कोड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपका एक बॉक्स पे अजीब सा समय होता है ना, कुछ हालांकि सिंबल तो नहीं आपको बता देता वरना। QR की फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। माइक्रोफोन फॉर ऑडियो इनपुट एंड टच स्क्रीन टू टेक इनपुट बाय फिंगर टच हो, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, इतने ब्रेन भी कहते हैं इसको हम। ये आपकी तीन चीज़ें मिलकर बनी होती है। फर्स्ट CPU कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होती है, कंट्रोल यूनिट जैसा ही नाम है, कंट्रोल करना चीज़ों को। तो उन्होंने क्या कहा, कंट्रोल यूनिट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट मैनेजेस द कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट पार्ट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो ये क्या करती है, मैनेज करती है मतलब कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ड्यूरिंग कोई ऑपरेशन चल रहा है, जो आपका डिफरेंट पार्ट्स होंगे उस ऑपरेशन से रिलेटेड उनको मैनेज करना। लाइक सपोज कि आपको कोई दो नंबर ऐड करने हैं, सपोज 3 + 5, तो 3 कहाँ स्टोर है, ये 3 कैसे लाया जाएगा आपका CPU के पास, 5 कैसे आएगा, ठीक है, किसी वेरिएबल में रखेंगे जो ऑपरेटर इन पर जो लगेगा, यानी कि प्लस वो कैसे आएगा, ठीक है, और उसका रिजल्ट कैसे हम बाहर लेके जाएंगे, ठीक है, या डिस्प्ले कराएंगे इसके, ये सब चीज़ें हमारा कंट्रोल यूनिट का काम होता है। इट लुक्स इनटू एवरी इंस्ट्रक्शंस एंड अकॉर्डिंगली सिग्नल्स द डिवाइसेस टू एग्जीक्यूट द स्टेप रिक्वायर्ड बाय देम, ठीक है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन को बेसिकली इसका काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को आपका CPU तक पहुंचाना, या CPU खाली हो गया मतलब इसका पास कोई काम नहीं है तो उसको इंस्ट्रक्शन देना। एक तरीके इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस में लगाना कि पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना जो ज़रूरी काम है, उसके बाद ये एक तरह CPU को इंगेज कर रखना, बिजी रखना। आपका नेक्स्ट ALU जैसे नाम है, हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसमें क्या हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आपका एरिथमेटिक एंड लॉजिक। This is the brain of the computer system. It performs the actual processing of data, which mainly includes arithmetic calculation है, प्लस माइनस, कोई दो नंबर ऐड करने हैं, दो नंबर को डिवाइड करना है या उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है या उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। लॉजिकल ऑफ कंपेरिजन्स, कोई हमको दो नंबर को या कोई दो चीज़ कंपेयर करनी है, ठीक है, लाइक 5 > 4 या 10 > 20, इस तरह के जो हमारा ऑपरेशन है इनका रिजल्ट क्या आएगा। जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उनका रिजल्ट आता है हमारे ट्रू फॉल्स में। हालांकि जो हमारे एरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं जैसे का 5 + 3 10 + 20, तो उनका रिजल्ट हमें आता है, जो रिजल्ट हमको डिस्प्ले कराना होता है। लेकिन जो हमारा लॉजिकल ऑपरेशन है वो हम ट्रू फॉल्स में लेकर आते हैं। जैसे 5 < 10, तो ये एक क्या है, रॉन्ग है, यानी कि ऐसा नहीं होता है, 5 10 से छोटा होता है, तो ये हमारा फॉल्स है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा इसका फॉल्स क्रॉस में आएगा सिर्फ। आगे मेमोरी यूनिट एक्स टेम्पररी स्टोर ऑफ ए कंप्यूटर। देखिए हमें कुछ भी परफॉर्म करना है, कोई भी हमको रिजल्ट देना है, CPU तक पहुंचाना, तो हम जो इनपुट दे रहे हैं वो हम कहीं स्टोर कराएंगे ना, तो हम इसलिए हमको मेमोरी भी चाहिए होती है। तो उसके लिए हम मेमोरी यूनिट, ये सब चीज़ हमारी किसके अंदर आती है, मेमोरी यूनिट के लिए। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इज स्टोर्ड व्हाइल अदर ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड। तो कुछ भी काम कर रहे हैं, लाइक आप कोई MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, या कोई आप प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं या लिख रहे हैं किसी लैंग्वेज में,
या कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई म्यूजिक फाइल प्ले कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें क्या आपकी मेमोरी में लोड होती हैं, यानी प्राइमरी मेमोरी, वहाँ से आप काम करते हैं। ओके, in addition to these units, a computer system also has a second storage device to hold और store large amount of data for later use। तो देखिए हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसका तो साइज लिमिटेड होता है, कुछ भी लाइक 2 GB 4 GB 8 GB तक आई थिंक आजकल चल रहा है। लेकिन जो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं वो उसका साइज तो बहुत ज़्यादा होता है, वेरी लार्ज इन MB GB जो भी कहें। आजकल तो TB आई थिंक वो भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिट हैं जो कि इंडस्ट्री या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यूज़ करती है अपने सर्च इंजन वगैरह में, या फिर बड़े उनके जो डेटा बेस है लाइक यूट्यूब वगैरह में। ठीक है, तो हमें तो इतनी इसकी ज़रूरत नहीं होती इतने बड़े साइज़ की, हमारा काम TB तक या कुछ GB में भी हो जाता है। ठीक है, the memory unit of CPU is further divided into two components. One is known as random access memory, RAM जिसको बोलते हैं, to take care of intermediate storage of data while working on a computer system, and another read-only memory। ये हम थोड़ा आई थिंक पहले स्टडी कर चुके हैं, तो इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं चाहिए। तो प्राइमरी में वैसे आपको बता देता हूँ, to keep the essential instructions written and stored by the manufacturer to load operating system and take care of basic इनपुट आउटपुट, इसको हम शॉर्ट में IO भी बोलते हैं। IO ऑपरेशंस ऑल्सो रिफर्ड एज BIOS, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो देखिए हमारी प्राइमरी मेमोरी दो तरह की है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, जिसमें हमारा आपका कोई भी फॉर्म आपका MS वर्ड है या कुछ भी जिसमें हम काम करते हैं, करंटली काम कर रहे होते हैं, आप कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं या एक्सेल आपने ओपन किया हुआ है तो उसका उसमें कुछ टेबलेट डेटा आप फिल कर रहे हैं, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन, या कोई प्रेजेंटेशन आप क्रिएट कर रहे हैं, वो सब आप जो काम कर रहे होते हैं, या आपका डॉक्यूमेंट जो लोड हुआ होता है कहाँ पर होता है, रैम में होता है। इसी में आपका प्राइमरी मेमोरी आपकी जो दूसरे नंबर की मेमोरी आती है उसको बोलते हैं ROM, रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या होता है, बेसिकली चिप होती है। आई थिंक हमने कुछ स्टार्टिंग में समझा था, चिप होता है बेसिकली, तो उससे बहुत तरह की एक तरीके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होती है या पिनसी होती है बहुत सारी। तो जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है उसको खास तरह की इन्फॉर्मेशन को लोड कर देता है, एक उसको इनबिल्ट आती है। हालांकि हम उससे छुछड़ नहीं, कुछ उसमें कुछ उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसमें हम कुछ करते नहीं हैं उसे। ठीक है, तो उसका क्या काम होता है रोम का, जब हम अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो वो आपका जो सिस्टम उसको चेक करना तो कौन से सॉफ्टवेयर सही हैं, मतलब पूरा सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर रहा नहीं कर रहा, या कोई आपका कोई डिवाइस है लाइक कोई आपका कीबोर्ड या माउस प्रॉपर्ली उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती है तो वो एक मैसेज डिस्प्ले कर देता है। अगर पूरे डिवाइस जो कंपोनेंट्स है आपके कंप्यूटर के अगर सब प्रॉपर्ली काम करे तो वो आपका सिंपली स्टार्ट हो जाता है। आपको लॉगिन या तो अगर आपने पासवर्ड नहीं लगा तो सीधा ओपन हो जाएगा, अदरवाइज वो पासवर्ड वाली विंडो पर आपको ले जाता है जहाँ आपको पासवर्ड टाइप करना होता है, फिर आप एंटर कर देते हो तो आप अपने आपको जो स्क्रीन नहीं आती है, डेस्कटॉप का आइकन नहीं आता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं जो हमारे बायोस के ऑपरेशन होते हैं वो इसमें रैम रोम में होते हैं। बेसिकली जब आपका सिस्टम ऑन करते हैं तो पहले जो क्या चीज़ रन होती है, जो हमारा रोम के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो रन होते हैं। फिर इसके अंदर कोई प्रोग्राम होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है या उसको कहता है कि आप स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, आप मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा सिस्टम को कंट्रोल ले लेता है, उसको आगे चलाता है। थोड़ा सा मतलब लॉजिक है, आपको समझना है पहले बायोस के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से। इन द कंप्यूटर द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। तो आपका जो डेटा स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, या बेसिक यूनिट क्या है, बिट्स और बाइट्स है। बिट थोड़ा छोटी यूनिट होती है 0 और 1, बाइट्स हमारी क्या है, एक बाइट कितनी बिट्स होती हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, बिट बाइनरी डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय 0 और 1 ओके इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट। 8 बिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल बाइट which in turn represent a single character। तो एक बाइट में एक कैरेक्टर स्टोर होता है। Let's see an example, if the name Ravi is required to be stored in the computer, it will need 4 bytes in the computer's memory। In the following table represents the high units of computer memory। तो देखिए जैसे हमारा रवि है, कोई आपसे सवाल करेगा इसमें कितनी बाइट ये नेम स्टोर करने मिलेगा, तो आपको आंसर देना 4 बाइट। ईच कैरेक्टर विल टेक 1 बाइट, यानी कि 1 कैरेक्टर विल टेक 1 बाइट, यानी कि R एक बाइट, A एक बाइट, V I एक बाइट। तो 4 आपके कैरेक्टर हैं या लेटर हैं तो 4 बाइट दिस विल ऑक्यूपाई इन कंप्यूटर्स मेमोरी। तो ये कुछ मेमोरी हैं, ये मेमोरी यूनिट KB में आपका इतना होता है 1024 बाइट्स। इसी तरह से MB में आपका 124 KB।
तो जैसे बस ये है, जैसे आपका KB के बाद MB, MB के बाद GB, GB के बाद TB। तो देखिए यहाँ पर इस MB में आते हैं, MB कितना होगा आपका 1024 लिख दिया, उसके बाद KB लिख दीजिए इसके आगे। इसी तरह GB, GB के ऊपर क्या MB है, तो आप यहाँ पे 1024 लिखें और ये MB वाले लिख दें मतलब उसके आगे यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ ये आपका टेराबाइट है, 1024 और भी GB लिखते हैं इसका आगे। सिंपल है, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा। देखिए कितनी लंबी ये चली गई है। आउटपुट यूनिट include the subsystem of the computer system to produce the output in various forms like printed text and graphics, sound, animation and video etc. तो आपका आउटपुट क्या होता है, आपके बहुत तरह का होता है। लाइक आपने कोई MS वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है आपको प्रिंटर की हेल्प से, कोई एक्सेल फाइल हो सकती है जिसमें बहुत सारे टेबलेट डेटा आपका है, आपके कॉलेज के स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। कोई ग्राफिक्स होता है, कोई साउंड हो सकती है, जैसे आप कोई सॉन्ग वगैरह प्ले कर रहे हैं तो वो स्पीकर पे आपको सुनाई देते हैं, या कोई वीडियो मूवी आप चला रहे हैं, आपके लैपटॉप यानी कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। ऑल डिवाइसेज दैट प्रोड्यूस द आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वो सारे डिवाइसेज जिन पे हमको रिजल्ट दिखता है या डिस्प्ले होता है या एक हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में जो रिजल्ट आता है उसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। तो जो हमारा कंप्यूटर मॉनिटर क्या होता है आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कहलाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये तो हमको स्क्रीन को चाहिए। जो भी मैं आप काम कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कहाँ डिस्प्ले हो रही है, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, या अगर मेरे पास डेस्कटॉप है तो मेरे मॉनिटर पर डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो ये तो मेरे को चाहिए, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अदरवाइज मैं कहाँ डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक, ये तो चाहिए। मिनिमम एक तरह की रिक्वायरमेंट जब आपके पास कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें आपको मॉनिटर चाहिए। अगर आप लैपटॉप यूज़ करें तो लैपटॉप की स्क्रीन। अदर आउटपुट डिवाइसेज आर प्रिंटर्स एंड स्पीकर्स, ठीक है। स्टोरेज ऑफ आउटपुट डेटा डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड टाइप ऑफ आउटपुट डेटा इज स्टोर्ड इन वेरियस वेज। One traditional way of storing and communicating data is in the form of paper printout called hard copy. तो देखिए जैसा मैंने बताया कि अभी हमने कुछ देर पहले जहाँ के हार्ड कॉपी आपकी चाहिए, इस तरीके से आउटपुट प्रिंटर के हेल्प से आ जाता है। दिस इज प्रोड्यूस बाय प्रिंटर, जैसे इन्होंने लिखा भी है। ऑडियो प्लेड बाय स्पीकर्स एंड वीडियो प्लेड बाय कंप्यूटर मॉनिटर और डिजिटल स्क्रीन्स इन स्मार्टफोन। ये सब के आउटपुट आपके एग्जाम्पल आउटपुट डिवाइसेस के या जहाँ आपका आउटपुट आ रहा है एक तरीके से। स्टोरेज ऑफ डेटा कैन बी डन यूजिंग वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस। अब हमको डेटा को स्टोर करना तो उसके लिए बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं हमारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइसेस इज द हार्ड डिस्क ड्राइव इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम दैट स्टोर्स बल्क डेटा ऑन स्टोरेज मीडियम कॉल्ड हार्ड डिस्क। अभी आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इनके अंदर क्या हार्ड ड्राइव होती है। आई थिंक आजकल तो 1 TB की आ रही है, तो बहुत ज़्यादा आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपका स्टोर कर सकता है आपका हार्ड ड्राइव में या हार्ड डिस्क में। क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है, सॉरी जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके साइज बहुत कम होता है क्योंकि वो आपकी बहुत कॉस्टली होती है। थोड़ा सा आजकल लिमिटेशन भी है कि वो आप एक हद तक ही आप उसे लगा सकते हैं। एक साइज उसका फिक्स है कि आज के टाइम आजकल जो लैपटॉप चल रहा है वो 8 GB तक परमिटेबल है, ठीक है। लेकिन आपका जो सेकेंडरी स्टोरेज है लाइक हार्ड डिस्क, इनका कोई साइज फिक्स नहीं है, आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेक्चर बहुत दिन हो जाएगा कि हम 8 GB क्यों, 8 से अधिक नहीं चाहिए। जो हमारा प्रोसेसर उसके हिसाब से ये डिज़ाइन की जाती है, रैम वगैरह, ओके। दिस इज कॉल्ड सेकेंड स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी बीइंग द प्राइमरी स्टोरेज टू शेयर एंड मूव द डेटा एंड अदर मीडिया आर यूज लाइक। तो हमारी हार्ड डिस्क में जो हमारे डेस्कटॉप में होती है, हाँ लैपटॉप में, तो उसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब ये तो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगी, लेकिन इसके अलावा जो जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं या एक्सटर्नल डिवाइसेज, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या इसको आपका एक्सटर्नल डिवाइसेज बोल सकते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। आपके CD हैं, DVD हैं और आपका USB पेन ड्राइव वगैरह है। देखिए पेन ड्राइव में आजकल कितने मतलब के बहुत बड़ी मतलब के साइज इनका लाइक 32 GB तक, 32 GB तक आ रही है। आई थिंक ये ज़्यादा भी हो सकती है। एक्सटर्नल आपके हार्ड डिस्क हैं 500 GB इस तरह से। Also known as flash drive or pen drives are the easiest and most reliable source of storing and moving the data. The storage devices, especially hard disk, are also used to store operating system and other software. तो आपका हार्ड डिस्क का हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क टुडे 500 GB to 2 TB। तो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है, 500 GB से लेकर 2 TB तक। TB यानी टेराबाइट। CD है विद स्टोरेज CD की आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी, 700 DVD की कितनी स्टोरेज कैपेसिटी आपकी
4.5 GB ब्लू रे डिस्क जो कि हाई मल्टीमीडिया, जो आपकी मतलब जिनकी जो हाई क्वालिटी पिक्चर्स या हाई क्वालिटी वीडियो स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लू रे डिस्क का, जिनका स्टोरेज साइज आपका कितना होता है, स्टोरेज कैपेसिटी 25 GB से लेकर आपका 50 GB। ओके। पेन ड्राइव की आपकी 32 GB दिखा रही है 512 MB से लेके। पेन ड्राइव अलाउज स्टोरेज बिटवीन इतना, ठीक है। पोर्ट्स एंड केबल्स, तो हमारे जो पोर्ट्स होते हैं आपके लैपटॉप में भी होते हैं, या आप अगर कैबिनेट यूज़ करते हैं, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो उसमें भी कुछ पोर्ट होते हैं कैबिनेट के पीछे या उसके आगे, ठीक है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। पोर्ट्स आर यूजली फाउंड एट द बैक ऑफ द CPU, तो पोर्ट जनरली CPU के पीछे होते हैं। CPU cabinet, these commonly include power socket for connecting power cable, personal system to PS2 ports for connecting mouse and keyboard। तो जो हमारा कैबिनेट होता है उसके पीछे पावर का हमारा पावर का जो सॉकेट होता है उसका पोर्ट होता है। PS2 पर्सनल सिस्टम 2 यानी कि आपका कीबोर्ड और माउस का भी पोर्ट होता है, ठीक है। और आपका USB वाले पोर्ट होते हैं, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में जाना था। हालांकि आजकल तो माउस कीबोर्ड भी आपके USB का आ रहे हैं, ये हमारा USB। प्रिंटर, पेन ड्राइव एक्सेट्रा, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर, VGA पोर्ट फॉर कनेक्टिंग मॉनिटर स्क्रीन। प्रैक्टिकली किसी दिन आपको हम करके दिखा देंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और आप प्रैक्टिकली देख लेंगे, फिजिकली देख लेंगे तो बिल्कुल हलवा है कुछ नहीं। सम ऑफ द कॉमन पोर्ट्स एंड केबल्स अलॉन्ग विद देयर पिक्चर्स आर डिस्क्राइब्ड इन फिगर बिलो। पोर्ट्स एंड केबल्स, तो ये हमारे कुछ पोर्ट्स हैं, ये जो USB का पोर्ट है, ये कुछ केबल्स हैं, ये हमारी USB केबल है, ये या आजकल हम जनरली क्या बोलते हैं डेटा केबल। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दिस थिंग्स कि ये आपका लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं। ये हमारा मदरबोर्ड पर लगी होती है। देखिए हमारा ये मदरबोर्ड का सर्किट होता है, ठीक है। ये यहाँ पे USB पोर्ट लगा, ये आपके डेटा केबल, ठीक है। ये यहाँ कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या आपके स्मार्टफोन में कनेक्ट होती है, या जो भी जिस डिवाइस पे आपका डेटा ट्रांसफ़र करना है आपका लैपटॉप में, लैपटॉप से अपने डिवाइस में, स्मार्टफोन में, या स्मार्टफोन से आपके लैपटॉप में। ओके, आगे चलते हैं। पोर्ट्स एंड केबल्स, USB यानी USB की फॉर्म होती है आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। USB पोर्ट इज स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन इंटरफेस अवेलेबल ऑन PC यानी पर्सनल कंप्यूटर्स एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर डेटा कम्युनिकेशन। तो देखिए हमारा USB पोर्ट के आजकल स्टैंडर्ड आपका कनेक्शन हुआ है, स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन, यानी कि आपका कीबोर्ड है, माउस है या दूसरी डिवाइसेस इसमें लगा रहा आपका, यानी कि आपको जनरली आपका लैपटॉप में होता ही होता है। तो आप इसे कनेक्ट कर देते हैं तो आपके डिवाइस को ये रीड कर लेता है आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप, ठीक है। तो कितना ईजी हुआ है। आपका पेन ड्राइव में भी एक USB पोर्ट पे चलती है, आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है वो भी इस पे चलती है, आपका कीबोर्ड में लगा होता है। आजकल कीबोर्ड, माउस आपका सब आपके क्या USB वाले आ रहे हैं। ओके, USB पोर्ट allows stand-alone electronic devices to be connected with the help of cables to a computer. USB ports can also supply electric power across the cable to devices without their own। देखिए आजकल USB पोर्ट के आप इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई भी दे सकते हैं, आपके सप्लाई कर सकते हैं। ओके, across the cable to devices वगैरह को आपको, जैसे हमारा इसका जैसे एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे मेरा स्मार्टफोन है, मेरे पास केबल है, सॉरी डेटा केबल। तो जब मैं अपने स्मार्टफोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कैसे करता हूँ डेटा केबल से, तो देखिए मेरा लैपटॉप क्या चार्ज भी होने लगता है। जनरली आपने देखा होगा आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आप डेटा केबल से अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हैं, या नहीं कर रहे हैं आप उसका एक हिस्सा या एक सिरा लैपटॉप में लगाते हैं, एक अपने स्मार्टफोन में लगाते हैं, तो आपका मोबाइल चार्ज होने लगता है। किससे? लैपटॉप की यूज से। तो कितना इजी हुआ है, कितनी फैसिलिटी हो गई हमारा, या कितने काम का कितने ज़्यादा हेल्पफुल है हमारा USB पोर्ट। ओके, ये IEEE की फुल फॉर्म है। Firewall port and cables. Firewall E ports are the form of a serial port that make use of firewire E technology to transfer data rapidly from one electronic device to another। तो इसकी हेल्प से बहुत रेपिडली डेटा ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर firewire/E पोर्ट है। एक डिवाइस से जब हमको डेटा बहुत हाई स्पीड ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर, तो इसका यूज़ किया जाता है firewire पोर्ट का। द firewire E port has the ability to interact with a number of different devices। तो ये बहुत
अलग अलग तरह के डिफरेंट डिवाइसेज आपका इंटरेक्ट कर सकता है. A FireWire E port can provide an ideal way to connect a scanner and a digital camera to computer system, as the data transfer is relatively faster than on USB and also results in the excellent quality. तो डेटा ट्रांसफर इसके आगे बहुत तेज़ी से किया जा सकता है और ये सेम टाइम एक सारे डिवाइसेज आपका इंटरेक्ट कर सकता है. इसकी खासियत है. ठीक है, ये आपकी पिन से इसमें 4 6 9 स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स. ओके, ईथरनेट RJ45 RJ45 पोर्ट एंड केबल्स. तो ईथरनेट हमारे पोर्ट जो होता है ये आपको दिख रहा होगा जनरली इंटरनेट में, जहाँ से हम लैपटॉप या डेस्कटॉप में जब हम इंटरनेट वाला जो आपका पोर्ट होता है उसकी बात चल रही है. ठीक है, अगर केबल का नोड नेट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देंगे. ठीक है, आई थिंक इसमें 6 कनेक्शन होते हैं, आई थिंक या 8 पिन ही होती है इसमें, 4 ऊपर 4 नीचे. ठीक है, ये भी आपको दिखाऊंगा कि इससे नहीं या तो प्रेजेंटेशन के थ्रू या फिर आपको फिजिकली अगर यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं. ईथरनेट पोर्ट यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस फॉर्म ए कंप्यूटर नेटवर्क. मतलब आपका इंटरनेट जैसे केबल, अगर ये इंटरनेट की केबल है तो यहाँ पे इस पर लगा देंगे. लेन लिखा है इस पर, आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप पे लिखा होता है, पोर्ट होता है. ठीक है, ओके. या अगर आपको नेट कनेक्शन तो आपने यहाँ लगा दिया, ये आपको कंप्यूटर नेटवर्क बनाना तब भी आप अलग अलग लैपटॉप पे लगा सकते हैं. इट यूजेस ईथरनेट केबल्स एस्टेब्लिश efficient and effective communication between computers and other peripheral devices such as modem, router, multimedia projector, etc. तो ये आपका केबल कहाँ यूज़ होता है? ये आपका इस तरह जो हमारा पोर्ट है आपका नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स, पेरिफेरल्स, कुछ और डिवाइसेज. मॉडम में यूज़ होता है, राउटर में यूज़ होता है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर में यूज़ होता है. किसमें कितनी पिन होती हैं? 8 पिन होती हैं. इन उसको बनाना है किसने? अमेरिका में जो एक जो स्टैंडर्ड डेवलप करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स स्टैंडर्ड्स. ये आपका नंबर है 802.12802.10. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये सब जाना है कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इनपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है. और देखिए हमको 4 इनपुट और 4 आउटपुट यूनिट का नाम याद होने ज़रूरी है. ठीक है, तो आप 4 इनपुट यूनिट जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, माइक की आपकी 4 इनपुट आपकी क्या हुई है इनपुट यूनिट्स. जैसे आपका ये इनपुट यूनिट्स हैं और आपका कुछ आउटपुट यूनिट्स होती हैं जिसमें आपका क्या स्पीकर है, हेडफोन है, आपका मॉनिटर. ओके, का तो कोई और ले लीजिए आपका जहाँ जो आपका रिजल्ट डिस्प्ले करती हैं, ये जिनका आउटपुट आता है, ये प्रिंटर, ये सब के आपके आउटपुट डिवाइसेज हैं. ओके, 4 डिवाइस मैंने आपको बताई, 4 इनपुट 4 आउटपुट. ये आपको हर वक्त याद होनी चाहिए, कभी कोई आपसे पूछ ले. ठीक है तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है. नेक्स्ट लेक्चर आपको स्टडी करेंगे. कोई क्वेरी है तो प्लीज़ फॉलो मैसेज में. ओके, थैंक यू.